2019 से लेकर आज तक महाराष्ट्र के राजनीति में इतने पॉलिटिकल ट्विस्ट आए हैं कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज बन सकता है। 30 साल की अपनी अलायंस बीजेपी और शिवसेना जो है वो तोड़ देती है। बाद में बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर एक 80 घंटे का सरकार बनाती है। बाद में फिर शिवसेना अपने ट्रेडिशनल अपोनेंट कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं। बाद में शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे पार्टी में बगावत करते हैं, अपने साथीदारों के साथ मिलकर जो पार्टी को हाईजैक करते हैं, फिर वो महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं। अभी जुलाई 2023 में फिर से नेशनल कांग्रेस पार्टी में बगावत होती है और अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनते। इतने सारे ट्विस्ट, इतने राजनीतिक उथल पाथल, इसमें परेशान है महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है जो 2019 से नहीं मिली। अब ट्विस्टों से महाराष्ट्र की जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन इन सबके बीच में एक ट्विस्ट ऐसा है जो महाराष्ट्र के जनता को देखना है। एक ऐसा ट्विस्ट जो सारे ट्विस्टों का बाप हो, एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता को झटका नहीं बल्कि खुशी हो, और वो ट्विस्ट है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन। और इन सारे बवालों के बीच में अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर जगह जगह पे ये पोस्टर लगाए हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों को अभी एक हो जाना चाहिए। इसमें ही महाराष्ट्र का भला है, इसमें ही महाराष्ट्र का हित है। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होते हैं तो महाराष्ट्र में क्या इंपैक्ट होगा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं है, ये बहुत जरूरी है जानना पूरे देश के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक फाइनेंशियल दिल है, फाइनेंशियल हब है। तो जो कुछ भी इंपैक्ट्स महाराष्ट्र में होंगे उसका सीधा असर भारत पे ही पड़ता है। तो महाराष्ट्र के जनता के साथ साथ जो भारत के जनता को भी जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र के राजनीति में आखिर क्या चल क्या रहा है। और अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होते हैं तो क्या इंपैक्ट्स होंगे आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, मैथमेटिकली और इमोशनली, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। और वो जरूर चाहते थे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। तो उनकी भावनाओं का कुछ तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो शिवसेना के कार्यकर्ता होंगे, वो चाहेंगे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। नहीं, देखिए ये कौन नहीं चाहेगा। आप नहीं चाहते लगता है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की उद्धव आणि राज एकत्र आले तर तुमची सत्ता येऊ शकते। गेल्या दोन भावांनी एकत्र यायला पाहिजे। मला वाटतं रुपये काय आले पाहिजेत ना, याला काय अर्थ आहे, आले पाहिजे ते त्यालाही कळायला पाहिजे आपण काय करतोय। खूप छान दिवस होते ते, माहित नाही मला कोणीतरी विष कालवलं किंवा नजर लागली। अगर ठाकरे परिवार की आइडियोलॉजी हमें जाननी हो तो थोड़ा इतिहास में हमें पीछे जाना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे नहीं बल्कि उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे के जमाने में, प्रबोधनकार ठाकरे यानी केशव सीताराम ठाकरे, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के पहले इस महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व इस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उनके हिंदुत्व में राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले और दयानंद सरस्वती, इनका प्रभाव था। उनका हिंदुत्व किसी के साथ नफरत नहीं था, उनका हिंदुत्व विनायक दामोदर सावरकर के हिंदुत्व से काफी अलग था। जो लोग जबरन जो है मुसलमान बनाए गए उनको वापस हिंदू में लाके उनकी घर वापसी कराना, ये उनका हिंदुत्व था। और वो मुस्लिम से नफरत नहीं करते थे। प्रबोधनकार ठाकरे यानी केशव सीताराम ठाकरे जो है ये समाजवादी व्यक्ति थे। उन समाज की जो समस्या है ये उनके प्रॉब्लम्स थे। वो उनके बड़े ही कठोर शब्दों में निंदा करते थे अगर कोई बाल विवाह कर रहा है, अगर कोई जाति व्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। और इन सारे चीजों के लिए उन्होंने प्रबोधनकार इस नाम का एक मैगजीन भी निकाला। प्रबोधन मतलब एनलाइटमेंट, मतलब लोगों को नॉलेज देना, लोगों को प्रबोधन करना। और इसी के लिए उन्होंने बार बार जो भी गलत चीजें समाज में हो रही उनके खिलाफ आवाज उठाया। बाद में प्रबोधनकार ठाकरे ने अपना मोर्चा आगे बढ़ाया मराठी मानुस के लिए, मतलब
मुंबई उस समय पे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुकी थी और जो माइग्रेंट्स थे वो काम करने के लिए मुंबई में आ रहे थे और इसी के चलते मुंबई में मराठी लोगों का जॉब जा रहा था, मराठी लोगों का हक छीना जा रहा था। उसके खिलाफ प्रबोधन इस मैगजीन में जो है वो प्रबोधनकार ठाकरे यानी केशव सीताराम ठाकरे ने शुरुआत की आवाज उठाने की कि यहाँ पे भूमिपुत्र यानी मराठी लोगों को पहले जॉब की प्रायोरिटी दी जाए। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो प्रबोधनकार ठाकरे के बड़े बेटे यानी बाल केशव ठाकरे ये सब कुछ देख रहे थे। बाल केशव ठाकरे जो है मैगजीन्स के लिए कार्टून्स बनाते थे। उसके बाद में जो है बाल केशव ठाकरे और उनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे इनको ऐसे लगा कि मराठी लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए हमें भी एक इंडिविजुअल मैगजीन शुरू करनी चाहिए। और फिर बाल केशव ठाकरे ने जो है वो मार्मिक एक नाम का मैगजीन शुरू किया जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा था मराठी मानुस और उनके हक न्याय के लिए। बाद में केशव सीताराम ठाकरे इनको ऐसा लगा कि इस मराठी मुद्दे के लिए या मराठी लोगों के रक्षण के लिए कोई एक संगठन होनी चाहिए और फिर जन्म होता है शिवसेना इस पार्टी का 1966 में, जिसके अध्यक्ष यानी प्रमुख बनते हैं बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे। हिंदुत्व, मराठी मानुस और छत्रपति शिवाजी महाराज ये तीन टॉप एजेंडाज रहे हैं शिवसेना की राजनीति में। शिवसेना हमेशा से मराठी मानुस के हक न्याय के लिए लड़ती रही, लेकिन बीच में ही 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती चल रही थी और उसके खिलाफ कुछ मुस्लिम लोगों ने आके दंगे किए जिसमें 290 लोगों की जान चली गई। उसके बाद बाला साहब ठाकरे को ऐसा लगा कि अभी हमें हिंदुत्व की जो अपनी विचारधारा है वो हमें बदलनी पड़ेगी। अभी हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं रहा जहां पे हम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करके अपना बना लेंगे। अभी हिंदुत्व की रक्षा करनी होगी, हिंदू धर्म की रक्षा करनी होगी। और फिर 1970s के बाद शिवसेना का जो हिंदुत्व था जो केशव सीताराम ठाकरे के आइडियोलॉजी पे चलता था, जिसमें किसी के साथ नफरत नहीं बल्कि अपना कर उन्हें अपना बनाना था, वो बदल गया। और फिर बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो कट्टर हिंदूवादी बन गई और एंटी मुस्लिम की उनकी प्रतिमा बनने लगी। और ये देखते हुए बीजेपी जो खुद भी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे चलती थी, उन्होंने आके शिवसेना के साथ गठबंधन बनाया और 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना की सरकार बनी। फिर इन्हीं के बीच बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे और उनका लड़का राज ठाकरे ये सब कुछ देख रहा था। ये सब कुछ देखते हुए वो बड़ा हो रहा था। बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की मास्टर कॉपी लग रहे थे राज ठाकरे, क्योंकि उन्हीं के तरह कार्टून बनाना, उन्हीं के तरह वक्तव्य करना, उन्हीं के तरह भाषण करना, उन्हीं के तरह दिखना, उन्हीं की तरह बर्ताव करना और वही एटीट्यूड। और क्यों होना, क्योंकि बचपन से बाला साहब ठाकरे के साथ जो है राज ठाकरे बड़े हुए हैं। आगे लोगों को ऐसे लगा कि शिवसेना की जो जिम्मेदारी है वो राज ठाकरे के कंधों पे ही आएगी और अगले प्रमुख जो है बाला साहब ठाकरे के बाद वो राज ठाकरे ही बनेंगे। लेकिन अचानक से बीच में 98-99 के जमाने में एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की। फिर 2003 में उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद 2005 में राज ठाकरे जो है वो अपने शिवसेना को, अपने बाला साहब ठाकरे को अलविदा कहते हुए 2006 में उनकी अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना करते हैं। शुरुआत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी जो अपने दादा केशव सीताराम ठाकरे के आइडियोलॉजी पे चलती है। अगर आप शुरुआत के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फ्लैग को देखेंगे, झंडे को देखेंगे, तो उसमें आपको भगवा कलर मतलब केशरिया कलर, हरा कलर और नीला कलर दिखेगा जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू, मुस्लिम और दलितों को। और यहां पे सभी लोगों को साथ में लेकर राज ठाकरे आगे चल रहे थे। 2009 में इलेक्शन हुए और राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहब ठाकरे के सामने सबसे बड़ी प्रतियोगी के तौर पे खड़े हुए और शिवसेना इस पार्टी को सुरंग लगाते हुए 2009 में सबसे बड़ी जीत हासिल की। पहले ही इलेक्शन में राज ठाकरे के 13 एमएलए चुनकर आए और शिवसेना के जगह जगह पे एमएलए को गिराया गया। फिर 2012 में बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ और फिर 2014 में आम चुनाव आए और मोदी एक नाम की आंधी आई जिसमें सभी पार्टियां जो है वो डूब गई और राज ठाकरे जो उन्होंने अपने पहले इलेक्शन 2009 में एक बड़ी जीत हासिल की थी वो एकदम डाउन पाथ पे आ गए और सिर्फ एक ही एमएलए उनका चुन के आया। और उसी के साथ शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में था, तो शिवसेना ने उस इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की और उस इलेक्शन में शिवसेना के 63
एमएलएस चुन के आए। अब 2019 तक ये सब कुछ सेम ही चल रहा था, लेकिन 2019 के बाद में, इलेक्शन के बाद में और ये जितने पॉलिटिकल स्टंट है उसके बाद में अचानक से एक अलग ही स्वाइप जो है देखने मिला। जिस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना केशव सीताराम ठाकरे के आइडियोलॉजी पे हुई थी, जो मराठी मानुस इस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे थे, अचानक से वो राज ठाकरे जो है अपने चाचा बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने लग गए और कट्टर हिंदुत्व अपने हाथ में ले लिया, जिन्होंने अपने पार्टी का झंडा भी बदल दिया, जिसमें से उन्होंने हरा और नीला रंग हटा के सिर्फ केसर या भगवा, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को स्थान दिया गया, और फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो कन्वर्ट हो गई कट्टर हिंदूवादी पार्टी में। और उसी जगह पे उद्धव ठाकरे जो कट्टर हिंदूवादी पार्टी के थे, जो अपने पिताजी के आइडियोलॉजी पे चलते थे, उन्होंने भी अपने पिताजी के आइडियोलॉजी साइड में रखते हुए अपने ट्रेडिशनल अपोनेंट कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन किया, जिसमें राज ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे के आइडियोलॉजी पे चल रहे और उद्धव ठाकरे ये केशव सीताराम ठाकरे यानी प्रबोधनकार ठाकरे के आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। अब इनके पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में अगर हम बात करें तो शिवसेना ये जो पार्टी है बहुत पुरानी है, इनका संगठन बहुत पुराना, 1966 से पार्टी चलती आ रही है। लेकिन जैसे ही बगावत होता है, एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर 40 एमएलए के साथ जाते हैं, तो उस समय पे उद्धव ठाकरे जो थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आज भी इनका संगठन बहुत स्ट्रांग है, हर गांव हर शहर में जगह जगह पे शिवसेना जो है वो स्थापित है। और उसी कंपैरिजन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उतना ज्यादा बड़ा संगठन उनका है नहीं, क्योंकि 2006 में इनकी पार्टी बनी है। और आज के समय पे अगर ये दो भाई एक होते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जो मोरली कमजोर पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा झटका अगर किसी को भी लगेगा तो कोई भी एक आम इंसान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन शिवसेना के पास एक बड़ा संगठन आज भी है और साथ ही साथ एक इमोशनल सपोर्ट भी है। लेकिन शिवसेना के पास कोई आक्रामक फेस नहीं है, कोई आक्रामक चेहरा नहीं है जो राज ठाकरे के पास है। जो राज ठाकरे का वक्तव्य है, जो भाषण की कला है और जो एक आक्रामक पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी शिवसेना के पास नहीं है जो राज ठाकरे के पास है। अगर दोनों भाई एक आते हैं तो फिर शिवसेना का संगठन और राज ठाकरे की आक्रामक एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये दोनों का अगर मिलाप होता है तो फिर महाराष्ट्र के जनता को अलग ही पॉलिटिकल आंधी देखने मिलेगी। अगर इन दोनों के पॉलिटिकल मैच की बात करें तो आज बगावत के बाद जो है वो शिवसेना के पास 17 एमएलए है और वहीं राज ठाकरे के पास 1 एमएलए। अभी अगर देखे जाए तो प्राइमरी बहुत छोटा आंकड़ा है, बहुत कम आंकड़ा है, लेकिन ये दोनों भाई एक आते हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर एक होते हैं तो फिर आने वाले इलेक्शन में यही आंकड़ा बड़े पैमाने पे हमें देखने मिलेगा। भले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे के पार्टी में एक ही एमएलए हो, लेकिन अगर हम थोड़ा मैच देखें, थोड़ा सा अगर एनालाइज करें आंकड़ों का, तो पिछले 2019 के इलेक्शन में राज ठाकरे के 20 के ऊपर ऐसे उम्मीदवार थे जो सेकंड नंबर के रैंक पे थे और ऐसे 25 के ऊपर उम्मीदवार थे जो थर्ड नंबर पे रैंक कर रहे थे। और बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बड़ी पार्टी है जो हर जगह पे वोट्स लेती है। अपने 100 उम्मीदवार राज ठाकरे ने 2019 के इलेक्शन में खड़े किए थे। यह अस्तित्व भी दिखाता है कि 100 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक बड़ा अस्तित्व है। और साथ ही साथ हर इलेक्शन में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके बीच में ही क्लैश हुआ है। हर बार जो है शिवसेना की कई सीटें गिरने के पीछे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही हाथ था। लेकिन अगर ये क्लैश ही नहीं होगा, ये दोनों भाई एक अगर आ जाएंगे तो ये आंकड़ा फिर बड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश में बड़े पूजनीय रहे। महाराष्ट्र में तो इनके बारे में बड़ी ही स्ट्रांग श्रद्धा है। शिवसेना इतनी स्ट्रांग और पावरफुल पार्टी थी कि इस पार्टी को जब तक बाला साहब ठाकरे थे सत्ता की भी जरूरत नहीं थी। हर आम इंसान की ताकत थी शिवसेना। वही शिवसेना आज टुकड़ों में बिखर गई है। बाला साहब ठाकरे के बेटे अकेले पड़ गए। जिन बाला साहब ठाकरे ने लोगों को बनाया, नेताओं को बनाया, उन लोगों ने उन्हीं की पार्टी उनके बेटे से छीन कर लेके गए, हाईजैक करके लेके गए।
ये बड़ा ही इमोशनली दुख देने वाली चीज है महाराष्ट्र के जनता को। जब उद्धव ठाकरे उस समय पे अकेले पड़े तो सबको ऐसा लगा कि राज ठाकरे अपने भाई का साथ देने आएंगे, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। आज महाराष्ट्र में और भी जो राजनीति है वो निचले स्तर पर जाने वाली है। हमने देखा कि यहाँ पे फिर से एक पार्टी में बगावत हुआ और शरद पवार की पार्टी उनके भतीजे अजित पवार हाईजैक करके लेके गए और बीजेपी के साथ गठबंधन बना दिया। अब उद्धव ठाकरे जो है ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ इमोशनल सपोर्ट है लोगों का। आज उद्धव ठाकरे के कंपैरिजन में शरद पवार के पास ज्यादा इमोशनल सपोर्ट है, क्योंकि वो उम्र से बड़े हैं और उनके सामने ये सब कुछ हुआ है, लेकिन बाला साहब ठाकरे आज नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति और भी निचले स्तर पे जाएगी तो महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के परंपरा के लिए, महाराष्ट्र में इतिहास था एक बड़े प्रबोधन का, उस प्रबोधन के लिए, महाराष्ट्र को तरक्की हित के लिए सब महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लगता है कि इन दोनों भाइयों ने अपने पर्सनल ईगो साइड में रखते हुए महाराष्ट्र के जनता के लिए एक हो जाना चाहिए। आज यही महाराष्ट्र की जनता फाइनल ट्विस्ट चाहती है। आज दरकार है महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड फिर से इस्टेब्लिश होने की, महाराष्ट्र के इतिहास का संरक्षण करने की। इसलिए पर्सनली मेरा भी ये ओपिनियन है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों भाइयों को महाराष्ट्र के हित के लिए अभी एक हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।